एंड देखो बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका वो सर्कुलर लूप था जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा था और हमने उस सर्कुलर लूप के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था जिसमें हमने ये शो किया था कि आपका जो सर्कुलर लूप है वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बिहेव करता है। उस सर्कुलर लूप के अंदर जो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं वो प्रैक्टिकली हमने डिस्कस किए थे उसके अंदर। और थोड़ा सा और मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, आपने ध्यान दिया होगा, आपने लेक्चर देखा होगा, जो अपर फेस था लूप का, ऊपर वाला था जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था और नीचे वाले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। इस ब्याह पर हमने साउथ और नॉर्थ पोल दिए थे और उसके बाद हमने राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड दिखाया था अपवर्ड डायरेक्शन में और जो हमारी कर्व फिंगर थी उससे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया था। अभी आज का देखो अपना टॉपिक क्या है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर होता क्या है, वाइब्रेटर भी कह देते हैं, होता है क्या, एक हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो बार बार वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ प्रैक्टिकली वो होता है। इन दो बातों को देखते हैं। सबसे पहले तो जो आपका वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है इसके बारे में समझो क्या होता है। देखो इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या कि जो आपका अर्थ है, जैसे सपोज करो ये आपके अर्थ है और अर्थ के ऊपर मैं कोई भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करता हूं, ये कोई बार मैग्नेट को मैंने इसमें क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इसका एक और मैंने नॉर्थ बोला है, दूसरा मैंने साउथ बोला है। ये बीच से मिड से जो क्रॉस हो रहा है ये इसका मैग्नेटिक एक्सिस है। अब जैसे ही आपका जो बार मैग्नेट है जो फ्रीली मैंने सस्पेंड कर रखा है, तो ये अपने आप को जो अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस होता है उसके अलोंग 12 डिग्री के एंगल पर सेटअप कर लेता है। जैसे कि सपोज करो ये आपका ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ है, ये तो जो ये एंगल यहां बनेगा ना, ये वाला एंगल दैट इज 12 डिग्री, समझ रहे हो। ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है और ये जो मैंने दिया है दैट इज योर ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफिक एक्सिस है। तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि जो आपका बार मैग्नेट है इसने 12 डिग्री एंगल पर, ज्योग्राफिक एक्सिस के 12 डिग्री एंगल पर जो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ में बनाता है, अपने आप को सस्पेंड कर लिया है, अलाइन कर लिया है। अब अगर इफ वी डिस्टर्ब द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट, अगर हम यहां पर इस मैग्नेट की पोजीशन को डिस्टर्ब करूंगा, मैं यहां पर इस मैग्नेट की पोजीशन को डिस्टर्ब करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये जो आपका बार मैग्नेट है ये अपनी मीन पोजीशन, ये जो इसकी मीन पोजीशन है ये अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करेगा, ऐसे 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 ऐसे। जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वहां पर ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और जैसे ही वाइब्रेशन होगी वो इसकी सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन होगी। तो जो सिंपल हार्मोनिक जो वाइब्रेशन होगी उसका जो टाइम पीरियड है टी, उसकी जो टाइम की वैल्यू है टी की, वो हमने निकालनी है। और जो हमारी आ चुकी है वो टाइम पीरियड आया है, तो टी का जो टाइम पीरियड आया है वो क्या आपके लिए आया, t इक्वल टू 2 पाई i बाय m b और टोटल का रूट, कंप्लीट का रूट है। तो यहां पर इन टर्म्स को समझो, देखो ये i क्या है आपका, i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, i इज द ऐसे लिखना, I is the MOI, MOI just moment of inertia है। और जो आपका M है, M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल और क्या है, मोमेंट।
ठीक है। BH आपका इंपोर्टेंट टर्म है। BH इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, जिसके अलोंग कोई भी बार मैग्नेट अपने आप को सस्पेंड कर लेता है जब हम उसको फ्रीली हेल्ड करते हैं। जैसे ये बार मैग्नेट है आपका, अगर मैंने इसको फ्रीली हेल्ड कर दिया है तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को सेटअप कर लेगा अकॉर्डिंग टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं। तो देखिए आज हमें कुछ भी नहीं करना है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, कंपेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पर किसी भी बार मैग्नेट के हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स रहेंगे उनको कंपेयर कर लेंगे। 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर हमें कंपेयर करना है क्या कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स पर। चलो बिल्कुल इजी है, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो यहाँ पर T1 इज द टाइम पीरियड, जस्ट 2 पॉइंट्स लेने हैं तो फर्स्ट पॉइंट का हमने T1 ले लिया 2 पाई बाई I बाई m b होल रूट, कंप्लीट का रूट है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी को मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली किसी सेकंड पॉइंट पर हमें निकालना है टाइम पीरियड, दैट इज T2 इक्वल टू 2 पाई I बाई m b। तो दो जगह मैग्नेटिक फील्ड था, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है मैंने पहले को B1 और दूसरे को B2 से यहाँ पर आपको सिग्निफाई कर दिया है, मार्क कर दिया है, आपको इंडिकेट हो रहा था। कुछ भी नहीं किया, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बड़ा इजी है। जैसे आप डिवाइड करोगे तो जो आपके पास यहाँ पर T1 और T2 की वैल्यू निकालने पर यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ को, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। T इक्वल टू 2 पाई I बाई ds की फॉर्म में, सॉरी I बाई m ds की फॉर्म में दिया था। कंप्लीट का रूट की आप इक्वेशन पहले गिवन हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइम पीरियड ऑफ द मैग्नेटोमीटर या वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कह सकते हैं आप, उसका टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं। कुछ भी नहीं किया, 2 पॉइंट्स पर कंपेयर करके डिवाइड कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से। ये इजी था, ये क्लियर हो जाएगा आपको। अब इधर आ जाओ। अब कहते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये m, इस मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर कर दो। डिफरेंट आपको 2 बार मैग्नेट्स ले लो और उनके मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करना है। बिल्कुल इजी है। इसके अंदर हमने b को कंपेयर किया था, इसके अंदर हम m को कंपेयर कर देंगे। m1 m2 कोई दो मैग्नेटिक मोमेंट्स ले लेंगे, किसके, दो बार मैग्नेट्स के। इक्वेशन वही सेम, m1 ले लिया फर्स्ट के को और सेकंड का मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज m2। यहां पर b आपको पता है, कंडीशन एक है। इसमें एक कंडीशन ये है कि कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 बार मैग्नेट्स में एक कंडीशन लगा रखी है कि दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट मस्ट बी सेम। तो सेम होना चाहिए। यहां पर आप पोल स्ट्रेंथ चेंज कर दोगे तो आपको पता है ये चेंज पूरा हो जाएगा, b भी चेंज हो जाएगा अगर आप पोल स्ट्रेंथ को चेंज कर देते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमने m1 और m2 की वैल्यूज दे दी हैं अलग-अलग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स की। सिमिलरली वही सेम प्रोसेस, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद फिर दोबारा से आप T1 और T2 की वैल्यू को जैसे यहां से फाइंड आउट करोगे आपके पास m1 और m2 आ जाएंगे। यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों मैग्नेट्स का आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, तो उसको कंपेयर कर सकते हैं। बड़े इजी थे दोनों, छोटे-छोटे से आपके डेरिवेशंस थे। फर्स्ट में हमने कंपेयर किया था मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर, वो कंपेयर किया था। अब सेकंड में हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ 2 बार मैग्नेट्स को कंपेयर किया है। कंडीशन क्या है, pole strength of both magnets will be same and separation between both pole and south pole will also same. On that case we will find the values of m1 and m2 magnetic dipole moment of first bar magnet and m2 is the second bar magnet है उसका magnetic dipole moment है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया है। अब देखो एक छोटा सा टर्म आ जाता है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी को डिस्कस करूंगा मैं। यहाँ पर अट्रैक्शन या रिपल्सन कोई भी फोर्स के कंपेयर कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। और इसमें आप यूज करेंगे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज। और 2 बॉडीज में क्या रहेंगे, जस्ट m1 एंड m2 पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ पोल्स। किसी भी बार मैग्नेट के 2 पोल ले लेंगे, ले लो F1 mu naught by 4 pi m1 and m2 पोल स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट और सेकंड, दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ दे रही है और उनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज d स्क्वायर। वो d स्क्वायर का सेपरेशन है। कुछ भी नहीं किया, हमें पता है जो आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है दैट इज म्यू नॉट, और जो आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है या रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम क्या कह सकते हो, वो आपकी किससे शो हो जाएगी,
म्यू आर से और उनके बीच का रिलेशनशिप आपको पता है क्या होता है, म्यू बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू नॉट आपको पता है फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, ये बात को ध्यान रखना। कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट यहाँ पर आपका म्यू था तो यहाँ म्यू की वैल्यू पुट करनी है, तो इन दोनों क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपका आ रहा है म्यू नॉट म्यू आर, किसकी जगह पर, इस म्यू की जगह पर आए, इस म्यू की जगह पर क्या करना है, जस्ट म्यू नॉट इनटू म्यू आर। क्लियर यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, वैल्यू जैसे पुट की तो ये आपका म्यू की जगह म्यू नॉट म्यू आर सेम 4 पाई m1 m2 by d का स्क्वायर, ये आ रहा है। अब देखो एक बात कहता है कि अगर आपका दोनों पोल्स हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो कहता है कि इक्वल डिस्टेंस पर हेड है, हेड एट द सेम डिस्टेंस। अगर आपके दोनों पोल सेम डिस्टेंस पर हेड है, ऑन दैट केस ये इंपॉर्टेंट है, म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विल बी 1। जैसे म्यू आर की वैल्यू यहां पर 1 पुट करोगे तो ये क्या, ये ओनली क्या बच गया, ये टर्म बच गई आपकी, ये वाली म्यू नॉट बाय 4 पाई बचा सर। तो मैंने इस म्यू नॉट बाय 4 पाई को देखो यहां लिख दिया है, f2 में जब वैल्यू पुट करोगे ना, डिवाइड करोगे तो आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय d स्क्वायर आ गया। फिर सेम है आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, फर्स्ट कौन सी f1, तो ऊपर आपका f1 आ चुका है, दूसरा क्या था f2, ये वाला f2 आ चुका है, और इनका जो रेशियो आएगा दैट इज द म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी। बिल्कुल इजी कांसेप्ट है, छोटे-छोटे 3 टॉपिक अपने कवर हो गए हैं। फर्स्ट के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ को डिस्कस किया था, कंपेयर किया था। दूसरे में यहां देखो इसमें हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर किया था, और इसके अंदर आपका क्या रिलेटिव परमिटिविटी निकाली है, अट्रैक्शन और रिपल्सन की टर्म में। क्लियर है। अब भी अगर कोई डाउट हो तो भैया आप पूछ सकते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर अमन कुमार। और देखो प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम जो डिस्कस कर रहे थे बायोट-सावर्ट्स लॉ, और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। और अभी देखो अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। समझो पहले होता क्या है, हमने पहले भी एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण राइट हैंड थंब रूल से उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट किया था और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। इसी तरह हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ पे आपको ध्यान होगा, मैंने एक कंडक्टर लिया था कुछ ऐसे, और सिमिलरली उसमें मैंने कोई ml एक लिटिल सेगमेंट लिया था इसी कंडक्टर का, और जो करंट की डायरेक्शन थी वो x to y जो थी वही आपकी इस dl लेंथ के सेगमेंट में सेम थी I, ठीक है। और इस लिटिल इस स्मॉल सेगमेंट ऑफ करंट सेगमेंट के कारण हमने P पॉइंट पर किसी पर भी ऐसे क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी, हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। सिमिलरली देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इसको देखो मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने भी। दो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। इस स्ट्रेट वायर को मैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की टर्म में आगे एक्सपेंड करूंगा। पहले बता के चल रहा हूं आपको, जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने स्ट्रेट वायर लिया है इसी को मैं आगे क्या करूंगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में कन्वर्ट करने वाला हूं मैं, ठीक है। समझो सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए कंडक्टर XY and it have a current that is I in this conductor and the direction of the current is also shown in figure। ये आपकी डायरेक्शन है करंट की, देखो x to y। कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट एक A डैश स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस कंडक्टर, एक A डैश हमने कोई DL लेंथ का स्मॉल सेगमेंट ले लिया इसी कंडक्टर का, और जो ये आपका स्मॉल सेगमेंट लिया है ये आपका R डिस्टेंस पर P पॉइंट से लाई करता है। जो आपका P पॉइंट है जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वहां से जो आपका ये सेगमेंट है ये आपका R डिस्टेंस पे, ये R डिस्टेंस रही है। ये आपका CP एक लाइन है जो A से मैंने मेजर की है, यहां पर देखो स्मॉल a से मैंने इसको शो किया है, और यहां पर जो एंगल है CP जो आपका लाइन जो ज्वाइन कर रही है XY को, ये जो एंगल यहां से फॉर्मेशन दे रही है दैट इज 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो आप, मैं एंगल्स की डिस्कस करता हूं अभी फिलहाल। देखो φ1 है आपका, इसके दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, दैट इज y। मैं यहाँ इस पॉइंट को यहाँ पे बोल देता हूं, ये दो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहे हैं x to y,
ये एक्सट्रीम एंड्स हैं और ये दोनों एंड्स P पॉइंट पर जो एंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं दैट इज φ1 एंड φ2। एक बात और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करो, जो φ1 की जो वैल्यू है ना मैं नेगेटिव लेने वाला हूँ आगे, अभी क्लियर करता हूँ क्यों नेगेटिव होगी। क्योंकि जो ये CP लाइन है इसको जस्ट आप ऐसा मानो कि जस्ट इट इज बिहेव लाइक ए एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के जो अबव वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव जाती हैं, बिलो वाली सारी नेगेटिव जाने वाली हैं। ठीक है, तो मैं φ1 की वैल्यू को आगे जब मैं इंटीग्रेट करूंगा स्मॉल सेगमेंट से कंप्लीट सेगमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, वहां पर मैं φ1 की वैल्यू क्या लेने वाला हूं, नेगेटिव। पहले बता दीजिए मैंने आपको इसको। ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखिए आप, अब मैं ट्रायंगल लेता हूं OCP, इन ट्रायंगल OCP एंड वी ऑलरेडी नो दैट द सम ऑफ बोथ फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंगल्स, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री तो होता है। अपने पास 90 डिग्री पहले आ चुका है। अगर अब यहां से मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, तो क्या मैं इस थीटा को लिख सकता हूं क्या 90 - φ लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? तो देखो एक बार यहां पर मैंने लिखा है इन ट्रायंगल OCP, ये आपकी जो ट्रायंगल थी, यहां पर जो मैंने थीटा ये निकालना है तो ये तो ऑलरेडी 90 है, इन दोनों का सम क्या होगा 90 होने वाला है। तो मैंने 90 क्या कर दिया, थीटा सपोज करो मैंने यहां पे किया है थीटा प्लस φ दैट इक्वल टू 90, और अगर मैं ओनली थीटा की बात करता हूं दैट इज 90 - φ। क्लियर? तो मैंने जस्ट क्या किया है, इस थीटा की वैल्यू को यहां पर 90 - φ किया, ये रहा 90 - φ। नाउ बोथ साइड मैंने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इधर आपका साइन थीटा आ चुका है और इधर साइन 90 - φ आ चुका है। साइन 90 - φ क्या होता है, दैट गिव्स कोस φ। 90 - थीटा कोस थीटा जो होता है, तो यहां पर आपका साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। यहां पर आपकी इक्वेशन नंबर, इसको मैं फर्स्ट भी बोल सकता हूं कि जो आपका साइन थीटा की जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू कोस थीटा, और आगे हम इसका यूज भी करेंगे इस टर्म का, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा का यूज करेंगे। अब दोबारा से इसी ट्रायंगल में आ जाओ, अब मैं कोस और tan φ की वैल्यू निकालूंगा। कोस का फॉर्मूला आपको पता है और tan का भी आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो जो आपका इस ट्रायंगल के अंदर जो कोस आएगा दैट इज A/r, A/r। इसको बिल्कुल क्लियर कर लो, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है ना, तो जैसे कोस की वैल्यू को यहां से फाइंड आउट किया है तो ये आपका A/r आ गया है, और r की वैल्यू आपकी आ गई है A cos φ। यहां पर आपकी जो ये r थी दैट r इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं A cos और φ। यहां से आपका r की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। सिमिलरली नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A। के लिए आपने क्या किया, जस्ट फिर ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट tan φ ले लिया है, tan φ इज इक्वल टू L/A। L आपका कौन सा, हाँ यहां पर समझने वाली बात आएगी, सर आपने L कहां से ले लिया, यहां पर L का तो कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ। अगर L की मैं बात करता भी हूं दैट इज x to y, कंप्लीट कंडक्टर की लेंथ हमने L माना था, और यहां पर हमने जस्ट स्मॉल dl लिया है, तो L कहां से आया, L समझो कहां से आया। अगर मैं tan की बात करता हूं तो ये आपका रहेगा क्या CA', अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं CA'/CP रहेगा। तो CA' का हमने यहां पर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिया अब तक, यहां पर सिर्फ वैल्यू ली गई है ये, और ये हमारी क्या थी DL थी हमारी वैल्यू। बट हमें इतना पता है A' to C, DL तो बिल्कुल नहीं है, DL तो एक स्मॉल सेगमेंट था कंप्लीट लेंथ का, तो ये A' to C रहेगा। यहां पर हम इसको सपोज टू इक्वल L मानेंगे, हालांकि हमें पता है कि इस कंप्लीट जो लेंथ है वो L है, बट अगर मैं अब A' to C करूंगा ना, ये लेंथ लूंगा, इसको L लेके चलेंगे, यही टर्निंग पॉइंट है। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि उनके माइंड में ये होता है कि A' to A DL स्मॉल सेगमेंट था, L कहां से आ गया, बट ये कंप्लीट यहां से मैं लिख भी देता हूं, और ये यहां तक इसको हम लेंगे कैपिटल या सॉरी स्मॉल L, और पूरी की अगर मैं बात करूंगा तो हो सकता है कि उसको मैं कैपिटल L से मार्क करूंगा, बट इस लेंथ को मैंने क्या लिया है स्मॉल L। तो देखो tan मैंने क्या कर दिया L/A, और यहां पर L की वैल्यू आपकी आ चुकी है A tan φ, R आ चुका है, L आपका आ चुका है। बड़ा इजी होने वाला है अब सब कुछ। अब कुछ भी नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर देना दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां पर आपका DL आ जाएगा। A tan φ का क्या होता है sec² φ, तो sec² φ लिख दिया, d φ सेम इसके पीछे आ चुका है, इंटीग्रेशन आप पढ़ भी चुके हो 11th में 12th में चल रहा होगा आपका। ठीक है, तो यहां पर एक इक्वेशन आई है दैट इज DL, एक स्मॉल मैथमेटिक्स यूज किया था, और हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, तो इसलिए मैं इसमें ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, मैथ में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनको।
यहां पर आपके पास आ चुका है DL। ओके, अब DL आने के बाद सिमिलरली वही सारा पैटर्न यूज करने वाला है। अगेन वी विल यूज बायोट-सावर्ट्स लॉ, दैट इज DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा बाई R स्क्वायर। और यहां पर आपके पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है, DL आ चुका है, दिस वन, R आ चुका है, कहां पे, ये रहा, R भी आ चुका है। कुछ भी नहीं किया, जस्ट वैल्यूज को पुट कर दिया है, कर दो पुट। म्यू नॉट बाई 4 पाई I मैंने बाहर कर दिया है, एज ए कांस्टेंट रख सकते हो आप इनको। अंदर आपका DL था, DL की वैल्यू a sec स्क्वायर फाई डी फाई कहां से आई, यहां से आई। ठीक है, यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। इसके बाद देखो क्या किया मैंने लास्ट में, दैट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका कहां था, ये था साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर आया था, कोस फाई। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई हियर। हमने साइन थीटा इज कोस फाई पुट कर दिया है। यहां तक आई थिंक कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, बाकी मुझे लगता नहीं यहां तक कोई डाउट रहा होगा। अब आगे देखो कितना इजी होने वाला है। देखो वैल्यूज पुट कर दी, अब नीचे आ जाओ, R स्क्वायर, R स्क्वायर करना है, a स्क्वायर और कोस स्क्वायर, a स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब क्या था कि यहां तक अपने पास स्मॉल सेगमेंट की बात कर रहे थे, हम सिर्फ DL लेंथ की बात कर रहे थे। अगर हमें कंप्लीट लेंथ की, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, ये इनफाइनाइट लॉन्ग मैंने अभी वायर नहीं लिया है, इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं लिया है, जस्ट एक XY लेंथ लिए मैंने। इसमें स्पेशल केस बनेगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो लास्ट में बनने वाला क्या बनेगा वो मैं उस पर डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल इतना समझो आप कि X एंड Y कोई एक पर्टिकुलर लेंथ है, कोई एक डिफाइंड लेंथ है। अभी मैंने इनफाइनाइट की बात नहीं की, हो सकता है कुछ टीचर्स ये कहेंगे कि सर ये इनफाइनाइट के लिए स्टार्टिंग में ही आपने डेरिवेशन को क्यों नहीं टाइटल दिया। वो मैंने इसलिए नहीं दिया टाइटल कि आपका लास्ट में स्पेशल केस में डिस्कस करने वाला हूं मैं उसको। ओके, तो अपना यहाँ पर स्मॉल सेगमेंट DL था, कंप्लीट को मुझे अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर देते हैं, आ जाओ, DB का इंटीग्रेशन ले लेंगे। और यहां पर आप देखिए जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको तो आउट करेंगे यहां से। तो कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है और A कांस्टेंट है। ये सारा आपका क्या है, कांस्टेंट है। इसको तो ले लेंगे बाहर। लिमिट सुनो मेरी बात, वही मैंने यहां पे आपको बताया था ना, नेगेटिव साइन लूंगा। अब नेगेटिव साइन का यूज होने वाला है। क्या होगा देखो, CP एक स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस मानेंगे, CP अबव पॉजिटिव जाएगा, बिलो नेगेटिव आने वाला है। तो जो बिलो है आपका फाई 1 एंगल है, इसको नेगेटिव ले लेंगे और फाई 2 को पॉजिटिव ले लेंगे। ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना, जो आपकी CP जो लाइन है जो 90 डिग्री के एंगल पे मैंने यहाँ पे शो की हुई है, ये एक स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस के फॉर्म में यहाँ पर बिहेव करेगी। और जो बिलो द CP रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। जो ग्राफ में आप ड्रॉ करते हो मैथमेटिक्स में वही होने वाला है। ठीक है, तो आ जाओ, अंदर क्या था आपका, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा अगर जो सोल्व होता है कट करने की कोशिश करता हूं। यहां से देखो, हाँ इधर से देखो, a sec स्क्वायर फाई डी फाई कोस फाई डिवाइड बाई a स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर फाई। आप सबको पता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा। कट कर दूंगा मैं, ठीक है। a आपका यहां कट हो चुका है, क्लियर। अब देखो DB का इंटीग्रेशन हमने होल रखा है, तो ये आपका म्यू नॉट I बाई 4 पाई बाहर आ गया, ये A यहां से आउट हो चुका है। पीछे सिर्फ आपकी क्या टर्म बची है, कोस फाई। अब नाउ ओनली एंड ओनली कोस फाई विल गो अंडर इंटीग्रेशन, सिर्फ कोस फाई इंटीग्रेशन के अंडर जाने वाला है। तो कोस फाई का जैसे हम इंटीग्रेशन आगे स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन फाई होने वाला है। लिमिट -φ1 टू φ2 डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी पहले ये भी, ठीक है ना। वैल्यूज पुट कर दो, क्या होगा, साइन φ2 माइनस आना है, साइन पहले माइनस के साथ में है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां आ जाएगा साइन φ2 प्लस साइन φ1, यानी B इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू ए XY करंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यू नॉट बाई 4 पाई IA इंटू साइन φ2 प्लस साइन φ1। ये आपका बच्चे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ चुका है, किसके लिए, जो आपका गिवन टाइटल है उसके लिए। इज इट क्लियर? आई थिंक सारा क्लियर होगा। सिर्फ 2 बातें याद रखना है आपको, मेन जो टर्निंग पॉइंट आपको इसमें जनरेट करने वाली हैं वो एक तो ये वाली जो लेंथ है उसको L लोगे, DL नहीं मानना है। दूसरा एंगल की गलती करते हैं, जो φ1 है ये वाला, φ1 और φ2 लिमिट में एज इट इज पुट कर देते हैं और यहाँ पर फिर साइन चेंज हो जाता है।
तो φ1 आपको नेगेटिव कंसीडर करना है, φ2 तो आपको पता है बिलो द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव ही रखेंगे हम उसको। और यहाँ पर जस्ट एक बार डिफरेंशिएट किया है, एक बार इंटीग्रेट किया है। चलो अब हम स्पेशल केस पे आते हैं जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो कि आपके सिलेबस में भी है। ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सिलेबस में जैसा आपका है तो यहीं पर ही कर देंगे हम। देखो समझने वाली बात आएगी। अब ये बोलता है, जो आपका डेरिवेशन बोलता है, जो स्पेशल केसेस में बोलता है, वो ये बोलता है कि एक्स वाई जो आपका गिवन कंडक्टर है दैट इज इनफाइनाइट लॉन्ग, इसको आप इनफाइनाइट लॉन्ग ले लो, ले लेते हैं जी। अभी लाओ, अभी मैं इसको इधर लिखता हूं, ये रहा मेरे पास मार्क, इसको मिटाता हूं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पुट करूंगा, आप बताना मेरे को। एक्स वाई सपोज करो, पहले तो ये आपका ये एक्स वाई है, ओके, और ये आपका पॉइंट P है और ये इसके एंगल है, ये लो, ये लो, ठीक है। ये आपका क्या है φ2 है और ये आपकी क्या है φ1। मैंने कुछ भी न्यू नहीं किया है, इसको एज इट इज एक स्मॉल स्केल पे यहाँ ड्रॉ कर दिया है और ये मैंने इसका नाम दिया है एक्स एंड वाई, ओके। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। अब मैं एक्स वाई जो आपका कंडक्टर है इसको इनफाइनाइट लॉन्ग करने वाला हूँ, ठीक है, कर दो। थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा सा इधर इंक्रीज कर दिया है, ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, इधर इंक्रीज कर दिया, इधर इंक्रीज कर दिया, ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया। आप एक बात देखना, लगातार एंगल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है साफ, इंक्रीज होता जा रहा है एंगल तो कंटिन्यू। अब और बड़ा कर दो, यहां तक ले लो और यहां तक ले लो, अब ये ले लो और यस दिस वन। अब सपोज वी आर कंटिन्यू इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट विल गो अप टू इनफाइनाइट लॉन्ग। ये यहां ऊपर चली जाएगी और बिल्कुल नीचे इनफाइनाइट चली जाएगी। मुझे बताओ बिल्कुल लास्ट एंड पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो ये एंगल ऐसे हो जाएंगे और ऐसे भी हो जाएंगे, लास्ट तक तो ऐसे होते चले जाएंगे ना, बड़े बड़े और बड़े और बड़े, और लास्ट में वी विल सपोज दैट दिस लाइन विल बी ए स्ट्रेट लाइन। लास्ट में हम ऐसा मान लेंगे कि ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन हो चुकी है, और ये लाइन अगर स्ट्रेट लाइन हो चुकी है तो द एंगल बिटवीन दिस लाइन यानी कंडक्टर की जो लेंथ है और ये जो आपकी गिवन एंगल्स की लाइन है कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। देख लो आपस में दोनों एक दूसरे के पैरेलल चली गई। एंड सपोज टू बी पैरेलल, हम मान लेंगे कि सपोज टू पैरेलल हो चुकी है। अगर पैरेलल हो चुकी है तो एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके स्पेशल केस के अंदर आपका इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहां पर आप साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 हो चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है। ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी 90 हो चुका है। साइन 90 1 ही तो होता है, तो मैंने यहां 1 + 1। द फाइनल रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी, इस सब को कट कर दो और यहां पर आ जाएगा 2, 1 + 1 2। और ये जो आपका एक्सप्रेशन है दैट b = μ0/4 पाई मल्टीप्लाई बाई 2i/a, इट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी उसका ये फाइनल एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ये क्लियर होगा। स्टार्टिंग में हमने देखो, पहले मैं बता रहा हूं, हमने यहां पर कोई एक एक्स वाई कंडक्टर लिया था, इनफाइनाइट का डिस्कस नहीं किया था। या स्पेशल केस में जाके हमने मानना है कि द एंगल दैट इज मेड एट पॉइंट P व्हेन द आवर कंडक्टर बिकम्स गेट मोर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो लास्ट में जो एंगल मेडअप करेगा दैट इज 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू जस्ट हमने यहाँ पर पुट कर दी है, 1 + 1 2 आ गया है। ये आपका भाई फाइनल रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। थैंक यू भाई।